नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों, एक और फेस टू फेस इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आई वेलकम यू टू दिस अमेजिंग फेस टू फेस वी आर गोइंग टू हैव इन द डोमेन ऑफ इन्वेस्टिंग। एक छोटी सी बात करनी थी बिफोर आई स्टार्ट दिस। विमेन, आज हम अपने घर पे देखें तो हमको पता है कि our mother, our wife, they are so good in financial management in our home. जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो कहाँ से पैसे निकल के आ रहे थे, and that was such a relief for all of us, and we thanked mom for doing that for us. So financial management comes so natural for women in our country. So I would like to request all the women of our country to please come forward and become part of this financial decision making, at least for your household, because you never know what can happen. Contingencies कभी आ सकती है और आपको हो सकता है कि पूरा संभालना पड़े। तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हेल्प योर हाउस होल्ड टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। सो ये जो थीम है वेमेन के अराउंड में, इसके लिए मैं काफी सर्च करता रहता हूँ कि कोई मुझे मिल जाए जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का रेलेवेंस को समझाए, प्रोसेस को समझाए, इक्विटी इन्वेस्टिंग समझाए, क्यों उससे डरना नहीं है, and what should be the right way to participate in the investing world. So I got someone very interesting. Her name is Salonee. She has some amazing profile. She has worked in big companies and she's an entrepreneur now, managing money. So she is going to be my guest today, and she is going to talk a lot about the process which she follows to invest other people's money, because I think that's a very complex science. अपना पैसा सब मैनेज कर लेता है, दूसरे का पैसा मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है. सो शी इज गोइंग टू डू ऑल द टॉकिंग्स एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टेक एज मच इंस्पिरेशंस फ्रॉम हर as a woman, and I'm sure she will try to motivate other people as well. So Salonee Sanghvi, I would like to welcome her. Salonee. Thank you Vivek. शुक्रिया मुझे ये शो इनवाइट करने के लिए. मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपने ये टॉपिक लिया है और मुझे ये शो पे इनवाइट किया है. Thank you, Salonee, for coming here. I would have wished we would have done this offline, but ठीक है, जितना हमको मिल पाया हम उसी से खुश हो जाते हैं. So Salonee, the format of face to face is that we talk about you and we feel comfortable. English चलेगा, so you don't have to press very hard for Hindi. चलेगा, जहाँ जहाँ आपको English use करना है आप comfortably use कीजिए. We want to know about you, your journey, और अभी आप क्या कर रहे हैं, and then obviously we like to deep dive with you in this process of investing. Sure. तो मैं एक्चुअली फोर्थ जनरेशन फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ. मेरे परदादा दादा दोनों ही मार्केट्स में थे. मेरी मदर भी इंडिया की अमंग्स द फर्स्ट फ्यू विमेन स्टॉक ब्रोकर्स इन इंडिया. तो मैं वैसे लकी थी कि मुझे मेरे बचपन से ही ये बातें जो होती थी, डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन होता था कि मार्केट्स में क्या चल रहा है, इन्वेस्टिंग, पैसे बचाने चाहिए, ये सब. तो मैं छोटी थी तब से ये कॉन्वर्सेशन हो रहे थे. इनफैक्ट मैं मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए एक्चुअली रिंग में भी गई थी. तो तब से मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट फाइनेंस में, मार्केट्स में रहा है कि मुझे यही करना है. फिर ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली गुड़गांव गई थी मैकिन्जी में काम करने. तो वहां पर मैं उनकी जो यूरोपियन टीम है उनके साथ काम कर रही थी. तो वहां पर मुझे काफी ही आई एक्चुअली लर्नड अ लॉट in terms of complex analysis, competitive analysis, using some of the best databases globally, how to deep dive into companies, etc. Of course, that time मैं काफी यूरोपियन अमेरिकन कंपनीज पे एनालिसिस कर रही थी, तभी इंडिया स्पेसिफिक इतना नहीं था. उसके बाद 2007 करीब मैंने राकेश झुंझुनवाला जी की ऑफिस ज्वाइन की और मैं वहां पर थी 8 साल के लिए. वो तब एक्चुअली जब मैं थी तो मुझे लगा मुझे अपना खुद भी कुछ करना है. तो मैंने फिर एक कंपनी को फाउंड की जहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे थे. So basically, there would be no human fund manager, but this artificial intelligence engine would be the fund manager making all the decisions. पर वो हमको थोड़ा लगा भी इंडिया में काफी अभी नहीं होगा because it's too early right now.
So then I started my wealth guide, where basically we use quantitative investing, evidence-based investing, जहाँ data लेके हम investing decisions करते हैं. So that is broadly my journey in the market. सही है. तो इस पे 2-3 पॉइंट है कि आई डोंट वांट टू इनिशिएट द डिस्कशन, नहीं तो लोग बोलेंगे नेपोटिज्म लेके आ जाएंगे यहाँ पे. तो मैं भी थर्ड जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को बिलोंग करता हूँ. माय ग्रैंडफादर एंड माय फादर ऑलवेज देयर इन द मार्केट. तो मैं एक बात दोस्तों क्लियर कर देता हूँ कि चलिए खून में हमारे मार्केट है, बट फिर भी मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है जितनी आपको करनी पड़ती होगी. सो इट्स नॉट इजी बिकॉज मार्केट चेंजेस every 3 years, every 4 years. So things which may be valid earlier may not be valid today. Plus, सलोनी आप तो लोग कहते हैं ना कि एक बड़ा सा मंदिर में अगर कोई पुजारी के अंडर में काम कर लेता है तो वो तो ऐसे ही बड़ा पुजारी बन जाता है. तो आप तो राकेश जी के साथ 8 साल काम किए, तो आई एम श्योर यू मस्ट हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस. कैसा था आपका एक्सपीरियंस उनके साथ? हाउ वाज योर लर्निंग? So before I go to that experience, I just want to make one point also about nepotism. Yeah. जब आप मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक को पता नहीं है आप किसके बेटे बेटी पति कुछ भी है, उन स्टॉक्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कौन है. तो बेसिकली आप चाहे 10th जनरेशन हो या फर्स्ट जनरेशन हो, वो आपके ही स्किल और आपके ही नॉलेज पे बेस करता है कि आप पैसे बनाते हैं, आप कुछ करते हैं या नहीं. So I think that is a very important point कि this is one very egalitarian industry in the sense कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है basically. So मेरा जो experience, so I joined Rare in 2007 actually, and it was the peak of the bull market, so I was right in the center of it. I think I had a very, very amazing learning experience because the way the thought process of Rakesh ji, the way he looks at stocks, the way he identifies what is the most important thing, most important factor driving the stock and industry, and his pulse on the market, I think that is something very, very admirable. I think one of my biggest learnings is also taking risk. Because like छोटा मोटा कर लेते थे पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? पोर्टफोलियो में अगर डबल ट्रिपल भी हो गया, अगर बहुत छोटा है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. So I also learned that when you believe in something, when you have conviction, you have to bet the bank on it. सही है. तो आपके और फर्दर डिस्कशन में हम लोग उसका डेफिनेटली एक रिफ्लेक्शन देखेंगे थॉट प्रोसेस में. बट मुझे ये रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग जो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं मुझे बहुत एक्साइट कर रहा है. एंड आई ऑल्सो एग्री टू व्हाट यू सेड कि इंडियन में अभी मार्केट इतना मैच्योर नहीं है कि एआई इतनी पूरी तरीके से अप्लाई हो सकता है. सो दैट्स व्हाई इन स्टॉकेज ऑल्सो हम लोग एआई और एचआई का कॉम्बिनेशन करते हैं कि पता है कि लास्ट में ह्यूमन इंटेलिजेंस का तड़का लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये दाल ठीक से बनेगी नहीं. So I'm glad that you also mentioned that. So Salonee, I'm sure it's going to be great learning with you. So I think you have a presentation. So उसको एक बेस पकड़ लेते हैं and then we start that discussion कि suppose किसी को चालू करना है. I'm not now talking about women or men or anything. मतलब किसी को अगर investing journey चालू करना है, it's a complicated science. It is not easy to take that call. जिस आपने कहा ना कि एक स्टॉक में conviction है तो ऑल इन चले जाओ. ये स्टेटमेंट में कितने सारे वेरिएबल्स हैं. ये जो कन्विक्शन है ये कैसे डेवलप होता है और स्टॉक आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, ये पूरा जो स्टेटमेंट है ना इसको आप तोड़ तोड़ के बताइए कि कैसे इसको चालू करें. So basically अभी किसी को supposing quantitative investing करना है, मैं basically मैं सिर्फ थोड़ी explain कर देती हूँ कि quantitative investing या evidence based investing होता क्या है और फिर उसे कैसे हम apply कर सकते हैं, कैसे start कर सकते हैं. So basically quantitative investing is the investing has usually been a subjective process, right, in the past. So quantitative investing or evidence-based investing relies on data. So what happens is you take the data, you try and identify patterns, like, what factors, what parameters influence stock performance, stock pricing, or, etc. And then you build a model around that. And then you follow that model to the D. So what happens is that there is no human discretion in that model, because once you set the principles in place,
then you're sticking to those principles and following it, because discipline is one of the most important factors in investing, and especially quant based investing. Mm-hmm. So that is just a little bit about what quant or evidence-based investing is. Mm-hmm. Now, how can one start? So there are two ways. For someone who's just starting off, there are multiple resources. अभी StockEdge है, वैसे ही काफी सॉफ्टवेयर हैं जो आपको फ्री में डेटा देते हैं. तो आप डेटा अभी सपोजिंग आपकी हाइपोथेसिस है कि हाई ROE, stocks give you higher returns. So Yeah. you can actually test it. आप डेटा लेके देख सकते हैं historically कि क्या ये हुआ है. Like look at all the high ROE stocks, look at how their performance has been. Has that actually played out, right? So like that, you can study various parameters and indicators to understand which ones are important, which ones influence stock pricing, which ones have a higher correlation. There are of course paid softwares as well, which which will help you do more analytics. But for someone who's starting off, there's enough free information available, and it's all a matter of trial and error. So ऐसे नहीं है कि यही parameters है जो काम करता है. That is the best thing about the markets कि आप कोई भी strategy ले लो, हर strategy में आप पैसे बना सकते हैं. ऐसे नहीं है कि एक ही strategy है जो market में पैसे बना सकते हैं. तो सेम ऐसे फैक्टर्स में आप फैक्टर्स को आप एक्सपेरिमेंट करिए, ट्राई कीजिए कि आपके हिसाब से कौन से फैक्टर्स बेस्ट और कौन से कॉम्बिनेशंस में बेस्ट काम करेंगे. So that is how you would start initially your journey into quant-based investing. Sure. तो जब आप फैक्टर्स की बात करते हैं तो financials obviously becomes the most obvious thing कि हमारे पास में इतने रेशियोज है, हमारे पास इतना डेटा पॉइंट्स है financials के, तो वहां से तो हम चालू कर ही सकते हैं. बट as we all know that equity investing is all about future, correct? तो ये जो पास्ट के जो financials है वो हमको एक रिफ्लेक्शन दे सकते हैं कि दिस कंपनी हैज डन दिस 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 इन पास्ट, और अपना बेसिस एक assumption हो सकता है कि फ्यूचर में भी ऐसा करेगी. तो वो फ्यूचर assumptions इज लार्जली क्वालिटेटिव ड्रिवन, राइट? कि मैनेजमेंट अगर वही काम करता रहा तो मैनेजमेंट अच्छा ही रहेगा, मान लेते हैं, तो फ्यूचर भी वो अच्छा करेगा. तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स को अपने मॉडल में कैसे इनकॉर्पोरेट करें, कैसे करते हैं आप? तो हमारा बिलीफ है कि जो भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं डेटा में दिख जाते हैं. सपोजिंग हम बोलें कि हाँ, नेस्ले के पास मैगी है, इतना बड़ा ब्रांड है, राइट? So they have a lot of power, brand power there. But if they do have that brand power, that will show up somewhere in numbers, that will show up in your margins, that will show up, in the ability of management taking price hikes, that will show up in growth. So all parameters, or a lot of the qualitative parameters show up somewhere or the other in the numbers eventually. They may not show up immediately, but they ultimately have to show up, right? Because supposing you say Maggi is such a big brand, but your margins are only 1%. Then there is something wrong in that, right? Because if it's a brand, then you should be commanding much higher margins in that. So ultimately, we believe that all qualitative factors eventually will show up somewhere or the other in the data. Okay, fair point. So जब आप पूरा डेटा सेट लेके बैठते हैं, तो just to throw some numbers, कितना बड़ा डेटा सेट है वो, कितने वेरिएबल्स उस डेटा सेट में? So हमने तो एक्चुअली 2-3 साल इस पे निकाले थे एनालाइज करने. आई थिंक हमने 800 इंडिकेटर्स देखे थे. दिस इज अक्रॉस फंडामेंटल, टेक्निकल, सारे ही डेटा पॉइंट्स, इंडिकेटर्स हमने देखे थे, एंड देन वी बिल्ड अ मॉडल बेस्ड ऑन दैट. तो 800 इंडिकेटर और फंडामेंटल में तो बहुत ज्यादा प्राइस पॉइंट्स होते हैं, प्लस मार्केट प्राइस है, इंडिकेटर्स है, टेक्निकल, सब आप लेके, बट फाइनली जो आपका मॉडल बना उसमें, इफ आई हैव टू मोर ऑफ अ गेस वर्क फ्रॉम यू, ओके, इफ आई हैव टू आस्क यू कि फंडामेंटल पैरामीटर कितने हैं और प्राइस बेस्ड पैरामीटर विच कुड बी इंडिकेटर्स आल्सो, वो कितने बचे जो आपका फाइनल मॉडल बना उसमें? So actually ऐसे काउंट करना थोड़ा मुश्किल है. Obviously फंडामेंटल पैरामीटर्स ज्यादा है, प्राइस बेस्ड पैरामीटर्स थोड़े कम है उससे ज्यादा. बट बेसिकली जो फैक्टर्स हम यूज करते हैं तो उसमें है ग्रोथ, लिक्विडिटी, क्वालिटी, मोमेंटम, अल्फा, प्रॉफिटेबिलिटी, साइज. तो ये सब के अंदर अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, उसके अंदर हम वो यूज करके
उसको उससे बेसिकली पोर्टफोलियोज डिजाइन करते हैं. Sure. Now, different sectors, different industries will have different benchmarks. तो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हो सकता है हमको एक्स सेक्टर में ग्रोथ दिख रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं सारा पैसा उधर लगा दूंगा, बिकॉज हो सकता है मुझे वाई सेक्टर जिसमें हो सकता है कमी ग्रोथ है, बट दूसरे वेरिएबल्स पे हो सकता है कि वो सेक्टर ज्यादा बेटर लगे. तो जब आप पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आई हैव नॉट बीन एबल टू इंटरेक्ट विद मेनी पीपल विद रिस्पेक्ट टू पोर्टफोलियो डिजाइनिंग. जब आप पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, सो आप एक तो हर आदमी के लिए आप इंडिविजुअल कर सकते हैं, या आप अपना जनरिक एक पोर्टफोलियो बना दिए कि भाई जिसको आना है ये पोर्टफोलियो में आप सब्सक्राइब कर लो, जैसे आपका स्मॉल केस भी है, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली. तो जब आप पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो आप हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दिस वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, एंड एवरी सेक्टर विल हैव इट्स ओन यूनिक बेंचमार्किंग. Right. That's an interesting question, actually. So basically, our belief is that ultimately you want to invest where obviously growth is an important parameter. So supposing, there is an industry या sector जहाँ पे 2-3% है और एक कंपनी है जहाँ पे 5% ग्रोथ है, मतलब इंडस्ट्री से ज्यादा है पर 5% है, और दूसरी इंडस्ट्री है वहां से ग्रोथ 10-12% है. तो आइडियली यू एनीवेज वांट टू बी इन द सेकंड इंडस्ट्री, क्योंकि फर्स्ट इंडस्ट्री में जो इवन दो वो कंपनी 5% ग्रो कर रही है, बट ओवरऑल दैट इज स्टिल लो, राइट? So you actually, so our what our portfolio strategy is sector agnostic. मतलब in theory हम 100% एक सेक्टर में भी डाल सकते हैं. Obviously practically वो नहीं होता है, but वो सपोजिंग अगर इंडिया में सारे ही सेक्टर्स बंद हो गए, एक ही सेक्टर चल रहा है, तो पोर्टफोलियो फिर सारा वही सेक्टर में डालेगा, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे the objective is over a longer period of time to create wealth. Now, whether that's in one sector or that's in 20 sectors, that doesn't matter. Sure. Right? So we are basically completely sector agnostic and market cap agnostic, in our portfolio creation. Sure. But अगर कोई इंडिविजुअल अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता है, तो डू यू थिंक उनको भी ये फॉलो करना चाहिए? Yeah, I think, see, the same principles apply across companies, right? Or at the end of the day, आपको वो सेक्टर में होना है जो सेक्टर ग्रो कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है. आपको वो सेक्टर में नहीं जाना जहां सेक्टर में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, राइट? जब अगर वो सेक्टर इम्प्रूव करे और उसमें ग्रोथ आए, then you can always look at that sector. But if it is not doing that, then there is no point in investing in a sector like that. Sure. So typically क्या होता है, जितना मैं डेटा एनालाइज करता हूँ, कि जो ऑलरेडी ग्रोइंग सेक्टर है उनके वैल्यू बहुत हाई होते हैं, और जो ग्रो नहीं कर रहे हैं उनके वैल्यूएशन कम होते हैं. सो द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इन इज इन दोज सेक्टर्स जहां ग्रोथ ऑलमोस्ट चालू हो गया है एंड वैल्यूएशन भी एक रीजनेबल है, एंड यू वांट टू लीड दैट होल ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द ग्रोथ एज वेल एज वैल्यूएशन अपसर्ज. तो जब आप रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं तो डेटा हमेशा आपको थोड़ा डिले बताएगा, राइट? कि कंफर्मेशन होने के बाद ही वो बोलता है कि हाँ अब कर लो. So how do you deal with such situation where your model is saying high growth companies में डालो, but वो companies भी महंगी? बेसिकली आपने जो बोला वो एग्जैक्टली सही है कि डेटा में समटाइम्स वो डिले से आता है. अभी हम कोई भी टर्न अराउंड कंपनीज ले सपोजिंग, जहां टर्न अराउंड हो रहा है, मैनेजमेंट चेंज हुआ है, तो वो डेटा में दिखने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट? बट दैट इज अ ट्रेड ऑफ दैट वी आर ओके एंड दैट आई थिंक इज एक्सेप्टेबल, बिकॉज काफी टाइम ऐसी कंपनीज में क्या होता है ना कि हमको लगता है या स्टोरी है कि इसमें टर्न अराउंड है या ये अच्छा करने वाला है, बट अंटिल दैट हैपेंस देयर आर टू वेज इट कैन गो. या तो वो अच्छा करेगा या तो वो अच्छा नहीं करेगा. वी आर ओके टू बी अ लिटिल लेट इन द साइकिल, बट इन्वेस्ट वंस वी गेट दैट कॉन्फर्मेशन कि हाँ ये सही ट्रैक पे है और ये अभी इम्प्रूवमेंट इसमें आ गया है, देन वी आर ओके टू इन्वेस्ट विद अ स्लाइट डिले. Sure. Because there you have confirmation. When you invest early, you're also taking a slightly higher risk because आपको पता नहीं है कि वो अच्छा करेगा या नहीं, उसको कितना टाइम लगेगा टर्न अराउंड में. सपोज एक्सपेक्टेशन है 1 साल है, पर 1 साल के बदले 2-3 साल भी लग सकते हैं, राइट? Sure. So we're okay to wait and enter a little later, but when we are sure. Sure.
सो बेसिकली आप मोमेंटम भी देखते हैं कि अगर उस सेक्टर या स्टॉक में मोमेंटम है और बाइंग इंटरेस्ट है प्लस फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं, तब मुझे एंट्री करना चाहिए, बिकॉज देयर इज ऑब्वियसली एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी. राइट, एग्जैक्टली. राइट. सो आपके पोर्टफोलियो में, आई मीन व्हेन आई एम सेइंग आपके, आई एम मेकिंग अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट दैट typically someone will like to build a portfolio like what you are doing. तो आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होंगे मैक्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पे? तो हमारे पोर्टफोलियो में यूजुअली 20 से 40 स्टॉक रहते हैं एट मोस्ट पॉइंट्स इन टाइम, अनलेस ऑफ कोर्स अगर सपोज मार्केट क्रैश हुआ लाइक 2008 2020, तो फिर काफी वो पैसा कैश में चला जाता है. लाइक 2008 वी मूव्ड 100% इनटू कैश, और 2020 द पोर्टफोलियो वाज 50% इनटू कैश. तो उस टाइम पे कम स्टॉक्स ऑब्वियसली रहेंगे, बट यूजुअली पोर्टफोलियो में 20 से 40 स्टॉक्स रहते हैं. ओके. और जब मार्केट डाउन जाता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले मार्केट काफी फॉल किया था, तो ऑब्वियसली यू हैव अ स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो, सो हाउ टफ इज दैट डिसीजन टू सेल और टू बाय अगेन? व्हाट गोज ऑन इनसाइड योर माइंड ड्यूरिंग दैट टाइम? This is a very very interesting question because क्या होता है ना, नॉर्मली इन्वेस्टिंग में अगर हम सपोजिंग स्टोरीज पे इन्वेस्ट करते हैं, हमने स्टॉक ले लिया, फिर स्टॉक से प्यार हो जाता है, फिर स्टॉक बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. जब पता भी है कि बेचना है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो क्वांट बेस्ड प्रोसेस में ना ये बहुत ही इजी हो जाता है. मेरा बाय और सेल डिसीजन पूरा ही इमोशनलेस हो जाता है. तो अभी हमने सपोजिंग मार्केट्स अभी काफी वॉलेटाइल है, तो हमने काफी स्टॉक्स एग्जिट भी किए थे पोर्टफोलियो में, बट दैट बिकम्स वेरी इजी. अभी सपोज लॉस में भी है, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि कभी कभार अभी हमने स्टॉक लिया सपोजिंग 100 रुपए में, आज प्राइस है 80 रुपए, तो टेंडेंसी क्या होती है कि चलो मैं 100 तक वेट करके फिर ये स्टॉक को बेचूंगा, एटलीस्ट मेरा कॉस्ट मुझे मिल जाएगा. पर उसमें क्या है कि 80 से 100 भी जा सकता है, 80 से 50 भी जा सकता है. तो वो लॉस लेके एग्जिट करना काफी ही डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये क्वांट बेस्ड स्ट्रैटेजी में वो भी बहुत ही आसान होता है. तो मेरे लिए एक्चुअली ये वॉलेटिलिटी इन्वेस्टिंग की तरफ से काफी आसान थी, क्योंकि मुझे पता था सिस्टम ने ये बोला है, यही करना है. इसमें मेरे जो भी ओपिनियंस है, मेरे जो भी इमोशंस है, वो बिल्कुल एंटर नहीं करते हैं. अभी मुझे नहीं पता कि ये वॉर कब तक चलेगी, इसमें क्या होगा, शायद और वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर सिस्टम का वेरी क्लियर है कि ये स्टॉक्स बेचने हैं तो बेचने ही है. तो मेरे लिए एक्चुअली ये टाइम में ये पूरा इन्वेस्टिंग प्रोसेस काफी ही सिंपल हो जाता है, क्योंकि मेरे जो इमोशंस है वो इंटरफियर नहीं करते. सही है. आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ दिस वर्ड एग्जिट स्ट्रैटेजी, बिकॉज एंट्री करने के पहले एग्जिट का ज्ञान होना चाहिए, बहुत जरूरी है. एंड I mean, for trader, obviously, it's very important. But let me just shift the tangent and talk about investors who are investing for 10 years, 15 years. उनके पास time नहीं है. They don't want to see what is happening in the market right now. And they are comfortably doing, say, SIP. अभी म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं. But yeah, SIP in direct stock is something which they desire to do. So उनके लिए क्या quant based investing is a good option? Yeah, they should resort to the ट्रेडिशनल वैल्यू इन्वेस्टिंग की, वैल्यू स्टॉक से इनमें बस एसआईपी करते रहो, क्योंकि कभी क्वांट उनमें बोलेगा नेगेटिव है, कभी क्वांट बोलेगा पॉजिटिव है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट बस आप करते रहो. व्हाट डू यू थिंक इज अ राइट पाथ फॉर अ 10 year 15 year 20 year investing horizon? So, I think traditional wisdom था buy and hold, right? And वो आज भी काफी ही valid है. पर लोग बाय एंड होल्ड को मिस्टेक करते हैं बाय एंड फॉरगेट. बाय एंड होल्ड का ये मतलब नहीं है कि आपने बस स्टॉक होल्ड किया तो अभी आप देखना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी इंडस्ट्रीज जो चेंज आता है इंडस्ट्रीज में, अभी इट्स वेरी फास्ट, राइट? इंडस्ट्रीज आर चेंजिंग. अभी ऑटो इंडस्ट्री है इतने साल से, अभी सडनली पूरा ईवी का वेव आ रहा है, राइट? तो लाइक दैट बहुत ही इंडस्ट्रीज में काफी डिसरप्शंस भी आ रहे हैं. तो आप ऐसे कोई स्टॉक नहीं है जो आप बोल सकते कि हाँ ये स्टॉक में बस अभी आंख बंद करके मुझे देखो ही नहीं. अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिनिमम क्वार्टरली तो एटलीस्ट उन पे ट्रैक रखना पड़ता है कि कंपनी में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स है. अगर कुछ काफी, क्योंकि अभी आजकल काफी ब्लू चिप्स में भी इश्यूज आते हैं, तो वो फिर एग्जिट करने पड़ते हैं.
सो इवन अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में भी कर रहे हैं तो आपको विजिलेंट तो रहना ही, ऐसे नहीं है कि बस 10 साल के बाद ही पोर्टफोलियो खोल के देखेंगे। तो आई थिंक कि वो स्ट्रैटेजी नहीं चलती है कि आप बिल्कुल भूल जाएं। तो एक्चुअली इसे क्वांट में क्या है कि वो इमोशंस आपके इन्वेस्टिंग से पूरा निकाल देते हैं। तो ऐसे नहीं है कि क्वांट मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है। हमारे शायद जो लॉन्गेस्ट स्टॉक था वो 10 या 15 साल था पोर्टफोलियो में। सो उसमें लॉन्ग टर्म भी आप कर सकते हैं क्वांट यूज करके, वो डिपेंड करता है आप क्या पैरामीटर्स और उसको कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। सो क्वांट एसेंशियली रिमूव्स इमोशन आउट ऑफ इन्वेस्टिंग। सो अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, दोनों में ही आप क्वांट यूज कर सकते हैं। सही है। थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, क्या राकेश जी भी क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं? उनका एक्चुअली आई थिंक उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल काफी बिग पिक्चर इन्वेस्टिंग स्टाइल है। तो वो काफी ही अलग से है। वो आई थिंक ज्यादा नंबर्स को इतना नहीं मतलब लाइक DCF मॉडल्स ये वो ज्यादा इतना नहीं मानते। तो मतलब, and I'm not talking about Rakesh ji specifically now because I don't want it to be that discussion, but generally जो उस लेवल के इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया में बड़े बड़े नाम हैं, do they really look at PE valuation of the company frequently? So I think, see, in India, things are also evolving and changing as a market and industry. If you see, we did not have as much data availability. You go back 30-40 years, आपको hardly कुछ data ही मिलेगा तब. Now we're actually getting a lot of data, and even in terms of economic data, we have very poor data. It takes very long to come. By the time the data comes, मतलब उसका यूज ही नहीं है क्योंकि टाइम हैज पास्ड टू मेक डिसीजंस ऑन दोस डेटा पॉइंट्स। सो आई थिंक ओवर टाइम वो डेटा की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। सो ओवर टाइम आप अगर मुझे 20 इयर्स पहले पूछेंगे तो दिस इज नॉट समथिंग दैट वुड हैव वर्कड देन बिकॉज डेटा ही नहीं था। बट टुडे वी हैव दोस ऑप्शंस, वी हैव सॉफ्टवेयर, वी हैव दैट कंप्यूटिंग पावर कि हम ये कर सकते हैं। सो आई थिंक ओवर टाइम थिंग्स विल चेंज। अभी आप सपोज यूएस का एग्जांपल देख लें। अभी ना ऑब्वियसली यू हैव वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेस्टर्स जो है वॉरेन बफेट, but you also have another very popular investor, Jim Simmons, who follows a quantitative investing style, and he has made phenomenal money. Unka I think CAGR tha 1988 से about 39% after very very high fees. Unka kuch extremely high fee model tha, so even after that the fund made 39%. So that is the beauty that over time as we get more data, models bhi zyada sophisticated banenge, so the the output that will also improve over time. सही बात है, fair point. And and one more point, as I said that market में that is the beauty that बहुत आप अलग अलग इन्वेस्टिंग स्टाइल से पैसे बना सकते हो। तो ऐसे नहीं है कि एक ही इन्वेस्टिंग स्टाइल से पैसे बनते हैं। तो आपको देखना है कि आपका टेम्परामेंट कैसा है और आपको कौन सी इन्वेस्टिंग स्टाइल सूट करती है। So अभी आपने, I'm very happy that you raised this term investing style. थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं because I think most of the people have no idea why they are investing in market. Okay, so I mean I would like it to be very open for you कि आप बताइए किस किस तरह के इन्वेस्टिंग स्टाइल होते हैं। Please keep in mind that retail investor may be a homemaker or someone who is in a job making 70,000-80,000 rupees a month as salary, उनको चालू करना है and they are always very scared. उनको बोला गया है म्यूचुअल फंड सही है तो they are doing that SIP in mutual fund. अब वो इमेज, पर्सोना का इमेज क्या बताइए कि कितने तरह के स्टाइल हो सकते हैं जिसको लोग अडॉप्ट कर सकते हैं? So basically मुझे मतलब ऐसे प्री-डिफाइंड स्टाइल्स नहीं है, पर अगर मैं जस्ट ऑफ द कफ आपको बताऊं, अभी एक है ऑब्वियसली बिग पिक्चर जहां पर आप देखेंगे कि सपोजिंग ये इंडस्ट्री है, इसमें कौन सी कंपनीज है और मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री काफी अच्छे से करेगी, तो देन यू टेक अ बिग पिक्चर व्यू एंड देन आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, उस तरह से इन्वेस्ट कीजिए। या अगर आप थोड़ा इंटरनेशनल आउटलुक रहे तो वो ग्लोबल भी आप कर सकते हैं। सपोजिंग कि
मुझे लगता है कि यूएस में टेक कंपनीज बढ़ेगी, तो आप वो फिर सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए. दिस इज अ मोर बिग पिक्चर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग. Then there is a more detailed style जहां पर one is obviously a quant based style कि जहां पर आप डेटा लेते हैं, नंबर्स लेते हैं और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कौन से क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, एक्सेट्रा. Then obviously you have a very value driven investing style जहां पर अगर supposing कोई स्टॉक का या पोर्टफोलियो का प्राइस डाउन है तो आप उनको स्टडी करके फिर उनको लेते हैं कि जहां पर काफी देयर इज अ लॉट ऑफ sorry, I'm not just getting the word right now, but basically but there's a lot of room for the stock to do well, and on the your downside is very restricted on that. So I think then there are some people ना काफी लोग हैं जो उनको ये फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग नहीं अच्छा लगता, जैसे आपने बोला उनको कुछ इन्वेस्ट करके फिर छोड़ देना है उनको रख पर. उसके ऑपोजिट काफी लोग हैं जो स्टॉक लेंगे 20% ऊपर क्या बेच देंगे, तो वो लोग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका नेचर ही नहीं है. तो वो अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्ड करने जाएंगे तो वो उनसे होगा ही नहीं, बिकॉज नेचर है कि उनको मतलब 20-30% हो गया, 50% हो गया प्रॉफिट, स्टॉक एग्जिट करो, दूसरे में जाओ. तो आई थिंक ये थोड़ा ट्रायल एंड एरर से होता है, बिकॉज जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, और ऐसे नहीं है कि आपको मतलब लैक्स ऑफ रुपीज, करोड़ों रुपीज से चालू करना है. आप बहुत से छोटे अमाउंट से 1,000 रुपए, 5,000, 10,000 रुपए से भी चालू कर सकते हैं. और जब आप चालू करेंगे तभी आप सीखेंगे कि आपको क्या सूट करता है, आप किस स्टाइल से मतलब कंफर्टेबल है, और फिर आपका फिर ओवर टाइम आपको पता चलेगा कि आप कौन सी स्टाइल से आप सहमत हैं. सॉरी, मेरी ना बहुत बुरी आदत है, मैं रैंडम बातें बहुत करता हूँ. कई बार स्पीकर ऑफ गार्ड हो जाते हैं कि अरे ये तो क्योंकि दिस आर ऑल नॉट स्क्रिप्टेड, तो ये जनरल कॉन्वर्जेशन में निकल जाती है. बट यू आंसर इट क्वाइट वेल कि अल्टीमेटली करने के बाद ही समझ में आएगा कि क्या स्टाइल आपको सूट करता है. और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये भी है ना कि अभी काफी लोग जो पिछले 2 साल इक्विटी मार्केट्स में आए हैं, तो उन्होंने मार्केट सिर्फ ऊपर ज्यादा कर जाते देखा है, उन्होंने मेजर क्रैश देखा नहीं है. अभी मार्च में भी जब क्रैश हुआ था वो ऊपर इतना जल्दी बढ़ गया कि वो किसी को पेन नहीं हुआ, क्योंकि 1 महीने में ऑलरेडी काफी ऊपर हो गया था. तो आई थिंक ये जब तक आप नहीं करेंगे ना, आपको वो वॉलेटिलिटी भी समझ नहीं आती कि मार्केट में अगर मार्केट गिरा तो कितना गिर सकता है, कितना आपके लिए पेनफुल भी हो सकता है. क्योंकि काफी लोग जब पोर्टफोलियो को 20-30-40% भी नीचे देखते हैं तो काफी लोगों से वो वॉलेटिलिटी बेयर नहीं होती, तो वो लोग को फिर ऑब्वियसली उनकी स्टाइल बदलनी पड़ती है, और ये करने से ही पता चलता है. करेक्ट. तो छोटा अमाउंट से चालू कर देना चाहिए, बिकॉज जब तक चालू नहीं करेंगे दैट फियर ऑफ अननोन विल ऑलवेज बी देयर. एंड और चालू करेंगे तो एक मेंटली प्रिपेयर्ड रखना ही चाहिए ना कि भाई पहला इन्वेस्टमेंट में पैसा लग भी सकता है, नहीं? Because expectation बहुत वैसा रहता है. It's like first investment is like that first love that you want it to conclude in the best manner, but it may not work out, right? Yeah. I think that is the best thing that can happen to you, that if you don't make money in your first few investments, because then you start learning कि अच्छा मैं क्या गलत कर रहा हूँ, कैसे करना चाहिए. Because अगर फर्स्ट फ्यू इन्वेस्टमेंट्स में पैसा बना तो ऐसे लगता है कि हाँ हम जो भी कर रहे हैं सब सही ही कर रहे हैं, पर वो शायद अपनी स्किल से कम मार्केट की वजह से हो, तो वो उसमें लर्निंग फिर नहीं होती ज्यादा. सही है. So सलोनी, आप फंड मैनेजर हैं, आप बास्केट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं, एंड यू आर आल्सो देयर ऑन स्मॉल केस. सो डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे हम लोगों को आपके वेबसाइट का लिंक दे देंगे. सो पीपल हु वांट टू get connected with you, learn more from you, they can follow you. Before we end this, any last words of wisdom for, particularly, again, I hate to do this, but somehow because we are kind of celebrating Women's Day and this whole week and month, any words, pearls of wisdom for women of our country?
Actually, this has been asked often, but I'm still very happy कि आपने ये question छेड़ा, क्योंकि हम क्या देखते हैं काफी कर कि और मैं भी जब भी मैंने पहली मेरी सैलरी थी तो मेरा पोर्टफोलियो तब मेरे फादर मैनेज करते थे और मुझे तो इतना मतलब फाइनेंस में थी तो भी तो आई थिंक ये बहुत ही कॉमन है कि विमेन के लिए फैमिली में जो मेल मेंबर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं। तो मैं एक चीज विमेन मतलब जो भी लिसनर्स हैं उनको बोलना चाहूंगी, अगर विमेन है तो आपके लिए और अगर मेन है तो आपकी फैमिलीज में जो विमेन है उनके लिए, कि भले ही सपोज आप ना करो पर आपको हर चीज समझनी है। आपको समझना है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे इन्वेस्ट हो रहा है और क्या उसके साथ हो रहा है, क्योंकि हमने अभी कोविड में भी देखा काफी टाइम कि अगर मेल मेंबर को कुछ होता है तो पूरी फैमिली को कुछ पता ही नहीं होता कि क्या है, कहाँ है, क्या करना है, राइट? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको समझना है एटलीस्ट बेसिक स्टेप, और फिर धीरे 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 थोड़ा चालू करो। आप भले ही 1000 रुपए से चालू करो, पर चालू करो, थोड़ा समझो, क्योंकि पैसे आपके भी हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो आई सही है। थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक और जनरल बात, ये एक्चुअली आई थिंक विमेन में क्या होता है कि अगर हम इवन इफ वी डिजर्व समथिंग वी आर वेरी स्केर्ड टू आस्क फॉर इट, और जब आप कुछ किसी चीज के लिए पूछेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। सो गो एंड आस्क फॉर वट एवर इट इज दैट यू think you deserve, and whatever it is that you want to understand. You'll be shocked at how many people will be happy to help you and how many resources are there to help you understand this. So make sure that you do that. Awesome. Awesome. It's such a lovely suggestions. And I'm sure people will start with 1000 at least. And either you can do it directly or you can do it through Salonee's small case as well, whatever you prefer. Salonee, it was nice, lovely, and very enriching interacting with you. And good knowing you. And I wish you best of luck for all your endeavors. And rule-based investing is something which really deserves a lot of attention. So this video will go a long way in establishing this process of knowing rule-based investing. Thank you so much, Salonee. Thank you so much, Vivek, for having me, and for this show as well. I've heard some of the other speakers, and it's a fantastic initiative to Thank you. educate investors. Thank you so much. Well, funny part is that Salonee, we got so much engrossed with our interactions, and I was finding it so useful that we didn't have to touch the PPT. So that's the power of having candid conversations. So thank you for being very candid with us. Thank you. Thank you, Vivek. Thank you. Bye-bye.